हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भैया आपके पास वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में हम अर्लियर वीडियोस में कर चुके हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमने हाइट के अकॉर्डिंग में एनर्जी बताई थी। दैट इज ऑलवेज कंजर्व। हर पॉइंट पे कितने ही पॉइंट ले लो, आपको हर पॉइंट पे क्या रहेगी, एनर्जी इज कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्व का मतलब जो हमने निकाला था तो उसमें क्या आया था, mgh और mgh आया था। अब यहाँ पे आइंस्टाइन ने आगे एक रिलेशन निकाला, दैट व्हाट इज द रिलेशन, दैट मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन साइंटिस्ट आया, उसने एक मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन निकाला, दैट डेल ई जो आपके पास एनर्जी रहेगा इज इक्वल टू में डेल एम, आपके पास जो स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी जो मास लिया है, इनटू में स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब कि डेल ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एम इज द मास एंड ई इज द एनर्जी। अब अगर आपके पास ये एनर्जी कब मैक्सिमम कर सकता हूँ, अब मैक्सिमम कब कर सकता हूँ, जब आपके पास क्या कर लो कि मास जो है वो 1 किलोग्राम का, अगर आपके पास मास में क्या करता हूं कि 1 किलोग्राम का पुट करता हूं, देन एनर्जी क्रिएटेड वुड बी मास किया 1 किलोग्राम का इनटू में सी। अब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है सी इज इक्वल टू में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है इन द एयर। अगर एयर में बात करता हूं तो स्पीड ऑफ लाइट आती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब वैल्यू पुट करता हूं, देन 3 × 10⁸ का स्क्वायर मीटर पर सेकंड। देन आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, देन डेल ई इज इक्वल टू में 1 तो 1 रहेगा, इसका स्क्वेयरिंग करूंगा, देन आपके पास 9 इंटू में, तो आपके पास पावर भी स्क्वेयरिंग हो जाएगा 10⁻16। अब ये आपके पास एनर्जी आई है, एनर्जी इट मींस जूल। तो द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज 9 × 10⁻16 जूल के बराबर होती है। कि अगर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी पूछेगा तो आपके पास ये मैक्सिमम एनर्जी को जनरेशन देता है। अब इसी के साथ ही तो आपने निकाला मास एनर्जी का इक्विवेलेंस फ्रॉम द आइंस्टाइन इक्वेशन। अब ये है जो आपके पास बोलता हूं भाई रिलेटिविस्टिक आपके पास जो प्रॉपर्टी है। अब उसी के साथ आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने एक रिलेशन और निकाला किस किस के बीच में, कि अगर वहां पे पार्टिकल वो है वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा हो, अगर वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा होगा, देन आपके पास दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। कहने का मतलब रिलेशन किस किस के बीच में, कि मास और वेलोसिटी का वेरिएशन क्या है। तो मैं लिखता हूं आपके पास एक पॉइंट और, क्या कि वेरिएशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब मास और एनर्जी के बीच का अगर मैं वेरिएशन निकालूं या फिर इनके बीच का एक रिलेशन निकालूं, तो क्या रिलेशन बताया गया। अब जो साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, उसने एक रिलेशन निकाला दोनों के बीच में, क्या, दैट m आपके पास ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, m नॉट, अभी बताऊंगा m नॉट क्या की रेस्ट मास है, टू द अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में v इज द वेलोसिटी, जो आपके पास वेलोसिटी, सॉरी मास एंड वेलोसिटी करना भाई, इसको मास एंड वेलोसिटी के बीच में एक वेरिएशन होता है, that v is the velocity to the c का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो ये मेरे पास m is the mass of the object है, ये तो आपके पास मास हो गया, ठीक है। ये है आपके पास रेस्ट मास, जो आपके पास बचा हुआ मास है, तो इसको मैं बोलता हूँ रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। v is the velocity, ये आपके पास वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रेवल कर रहा है, एंड c is the speed ऑफ लाइट, कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट क्या ट्रेवल कर रहा है। अब आपके पास मास, अब मैं कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ दैट कि जो मास है, अगर मास इंक्रीज करेगा तो उसी के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा उस ऑब्जेक्ट का। अगर वेलोसिटी इंक्रीज की है, देन आपके पास मास भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। कैसे, अब जैसे मैं क्या करता हूं भाई, अगर मैं वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के दोनों को टर्म को बराबर कर देता हूं, कहने का मतलब कि v इज इक्वल टू c के बराबर पुट कर देता हूं, देन अगर वेलोसिटी मैंने v c के बराबर पुट की है, देन वैल्यू क्या कर सकता हूं, देन m इज इक्वल टू में m नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में v की जगह c पुट कर रहा हूं, दैट इज c स्क्वायर बाई c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, दैट इज 1, 1 माइनस 1 0। अब किसी के अपॉन में अगर 0 होता है तो इन्फिनिटी के बराबर, देन मास जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये आपके पास एक वेरिएशन बताया जो कि मास और वेलोसिटी के बीच में। तो आइंस्टाइन ने दो इक्वेशंस निकाली, एक तो आपके पास क्या निकाली, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बीच में जो रिलेटिविस्टिक आपके पास जो रिलेशन निकाला, दैट इज डेल इज इक्वल टू डेल mc का स्क्वायर। और दूसरा आपके पास निकाला वेरिएशन ऑफ मास विद द वेलोसिटी, कि आपके पास किस तरीके से जो मास चेंज होता है विद द वेलोसिटी में, कि मास इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी और डिक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस निकाली, दैट इज द आइंस्टाइन इक्वेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वर्क एनर्जी पावर, दैट इज कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या समझे भाई, कोलिजन का मतलब ये है कि आपके पास दो चीजें स्ट्राइक करें,
ठीक है, दो चीजों का स्ट्राइकिंग अगर कहते हैं ना भाई, जैसे टक्कर हो जाती है, तो जो टक्कर होता है दैट विल बी द कोलिजन। तो कोलिजन की स्टेटमेंट अगर मैं आपके पास दूं तो कोलिजन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज द कोलाइडेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में मिलना विद ए फोर्स, कुछ फोर्स के अकॉर्डिंग में इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करें कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सॉरी, अगर दोनों ऑब्जेक्ट क्या करती हैं, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करती हैं, आपस में स्ट्राइक करती हैं विद सम फोर्स, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ, मैं बात करूं कि स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाए, टाइम हो जाए, कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाए, तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट होती है, वो क्या करें, कोलाइड करें, दैट इज द कोलिजन। अब कोलिजन जो आपके पास बताया, कोलिजन जो हमेशा मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है, जो डिपेंडेंस रहेगा, दो की बताई इसकी, कोलिजन हैव टू की, आपके पास दो कीज बताई, क्या किस किस पे डिपेंड करेगा मेनली, फर्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट तो आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो चीजों पे डिपेंड करता है कोलिजन हमेशा, कि एक तो क्या एनर्जी उनका कंजर्व हो रही है, दूसरा जो उनका मोमेंटम है वो भी कंजर्व हो रहा है, तो आपके पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज द कोलिजन। क्लियर है? अब कोलिजन मेनली बताया आपके पास दो टाइप के बताए कोलिजन, कोलिजन दो टाइप के कौन कौन से बताए, एक तो आपके पास बताया दैट इज इलास्टिक कोलिजन, एक तो आपके पास बताया इलास्टिक कोलिजन, सेकंड आपके पास बताया दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है भाई, तो एक तो इलास्टिक कोलिजन हो गया, दूसरा आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करता हूं तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में क्या याद रखोगे कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपके पास बताऊं काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, देन दिस इलास्टिक कोलिजन इज कंजर्व्ड। कहने का मतलब क्या है, कंजर्व्ड है, वो कंजर्व्ड हुआ है। कहने का मतलब मैं दूसरी स्टेट में बात करूं तो एक तरह का ये कौन सा फोर्स हुआ, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, आपके पास जो इनइलास्टिक जो सॉरी इलास्टिक कोलिजन रहेगा, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन की अगर बात करता हूं तो इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है यहाँ पे कुछ सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं इनइलास्टिक की कुछ बात करूं तो दो परफेक्टली अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूं कि कोई मड ले लो, कोई कीचड़ ली, अगर मैं उसको दीवार पे फेंक के मारता हूं तो अब वहां पे उस मड की जो वेलोसिटी थी ना वो आपके पास क्या होगी, जीरो, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो आपके पास खत्म होगी, क्योंकि मड को जैसे ही आप उस पर टकराएंगे वहां पे खत्म, उसके बाद वो नीचे स्लाइड होना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपके पास सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। देन ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन, इसकी बात करूं तो दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। तो किस टाइप का फोर्स है आपके पास, ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास। क्लियर है? अब इलास्टिक कोलिजन में जब होता है तो इलास्टिक कोलिजन में आप तीन पॉइंटों को याद रखेंगे, क्या कि इलास्टिक कोलिजन में हैव, फर्स्ट पॉइंट आपके पास बताऊं कि किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। सेकंड, जो टोटल एनर्जी रहेगा दैट इज द कंजर्व्ड, जो आपके पास टोटल एनर्जी रहेगी, जो टोटल एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। थर्ड आपके पास पॉइंट में बता चुका हूं कि ये किस टाइप का फोर्स है आपके पास, कि आपके पास किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है? इलास्टिक में भी सेम प्रॉपर्टी, इलास्टिक में भी सेम प्रॉपर्टी रहेगी, क्या कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। सेकंड आपके पास बताऊं तो टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व रहेगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, एनर्जी का तो कुछ नहीं है, एनर्जी तो क्या रहनी है, कंजर्व रहनी है। ठीक है? और थर्ड आपके पास पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो ये किस टाइप का कोलिजन है, दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। तो ये किस टाइप का फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। क्लियर है? अब आपके पास स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट इज द आपके पास इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है कि इन इलास्टिक कोलिजन जो आता है वन डायमेंशन टू डायमेंशन के अकॉर्डिंग में करेंगे, तो अभी बताते हैं कि इलास्टिक कोलिजन कैसे करते हैं। अब आपके पास इसी टाइप का कोलिजन को देखते हुए आपके पास क्या बताया गया, एक बताया गया आपके पास टर्म आई दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और दूसरी टर्म में अगर इसको बोलूं देन कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस,
ठीक है भाई। तो आपके पास दोनों के पास एक ही है, जिसको मैं ई से डिनोट करता हूँ भाई, किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल ई से। तो ये क्या बताया कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ ना तो वो परफेक्टली इलास्टिक होती है और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, दोनों के कॉम्बिनेशन का होता है। तो इसलिए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन का बनाया गया क्या, कि आप कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन क्या बताया गया आपके पास, दैट ई इज इक्वल टू में इट इज द कोलिजन, जो आपके पास कोलिजन है आफ्टर द, कोलिजन जो आफ्टर हुआ है, कि कोलिजन अगर मैं बात करूं कि आफ्टर द मतलब मैं अगर आपके पास बात करता हूं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, किसकी बात करता हूं, जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ द कोफिशिएंट आफ्टर द कोलिजन। तो मैं क्या लिखता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन डिफाइंड एज इट इज द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, कि कोलिजन के बाद जो आपके पास आफ्टर द कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, सपोज करता हूं आपके पास कि जो आपके पास जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास v1 और v2 मान लिया कि आपके पास दो कोलिजन हुए, क्या एक तो आपके पास v1 हो गया और आफ्टर द कोलिजन की अगर बात करता हूं तो एक तो v1 हो गया, एक v2 हो गया। इनिशियल की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास मान लेता हूं u1 एंड u2, ठीक है भाई। तो आपके पास दो कोफिशिएंट मैंने मानने हैं क्या, कि रिलेटिव वेलोसिटी, अब इससे फार्मूले से क्या ड्राइव हुआ, फार्मूले से ड्राइव हुआ दैट e इज इक्वल टू में रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन की बात करता हूं तो आप कोलिजन सेकंड वाला बड़ा रहेगा, इट मींस v2 माइनस में v1 डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द बिफोर द कोलिजन। अब बिफोर द कोलिजन की अगर बात करता हूं तो इनिशियल इज ग्रेटर, कि आपके पास इनिशियल जो आता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, दैट इज u1 माइनस में u2। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन की बात करता हूं या फिर कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस की बात करूं, देन e इज इक्वल टू में v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस में u2। तो ये आपके पास e की वैल्यू आई। अब यहाँ पे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर आपके पास केस बनाते हैं कि फर्स्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक अगर है आपके पास, देन क्या होगा, देन जब परफेक्टली इलास्टिक की बात करता हूं तो आपके पास जो कोफिशिएंट जो आपके पास v और u है वो दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। सेकंड आपके पास केस क्या बना सकता हूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, कि परफेक्टली क्या आ जाए, इनइलास्टिक। तो दो टाइप के अगर मैं आपके पास केसेस की बात करता हूं तो अब इसमें क्या बता सकता हूं, इसमें बताना है भैया आपको क्या, परफेक्टली इलास्टिक की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या बताया आपको, v इज इक्वल टू u, कहने का मतलब जो फाइनल और इनिशियल अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या, कि कोफिशिएंट आपके पास जो e इज इक्वल टू किसके बराबर आना है, देन e इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करता हूं तो e इज इक्वल टू परफेक्टली इलास्टिक आपके पास बात कर दूंगा तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस इज ऑलवेज कैसे रहेगा, कि 0 लेस देन, ये आपके पास इस क्वांटिटी में ही फ्लो करेगा, अदरवाइज आपके पास फ्लो नहीं करेगा। तो जो रेसिड्यूशन बताया कि आपके पास 0 से तो क्या होना चाहिए, जो रेसिड्यूशन जो आपके पास वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से और छोटी होनी चाहिए 1 से। तो ये आपके पास एक परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक ऑब्जेक्ट को बताता है कि आपके पास, अब इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं, कि आपके पास जो हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको ड्राइव करने के लिए क्या करता हूं भाई, सिंपल सा तरीका है, बो पेंडुलम लेते हैं, एक तरह का स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। कैसे स्ट्रिंग करते हैं कि आपके पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट पेयर मानते हैं, इसमें दो मासेज लेता हूं, एक आपके पास मास लिया दैट इज स्मॉल m मान लेता हूं, दूसरा आपके पास एक मास और लिया दैट इज कैपिटल M मान लेता हूं। तो इस टाइप से अब इसको मैं अगर ड्राइव करना चाहूं तो आपके पास एक कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन आएगा। तो किस तरीके से निकालूंगा अभी देखते हैं भाई, किस तरीके से निकालते हैं। अब आपके पास निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन कैसे निकाल सकता हूं। तो भाई मैंने क्या बताया कि आपके एक स्मॉल मास लिया, एक कैपिटल मास लिया। अब क्या करता हूं कि सपोज करता हूं आपके पास ये पैरेलल में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्मॉल मास में क्या करता हूं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट देके मैं इस ऑब्जेक्ट को मान लो सपोज कर लो कुछ हाइट डेवलप कर देता हूं, यहां पे लेके आता हूं, दैट इज द, मैंने कुछ हाइट डेवलप की, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये यहां पे ले लिया दैट इज सम हाइट पे। अब इस कुछ हाइट पे इस स्मॉल मास को छोड़ता हूं, देन आपके पास कोलिजन करेगा विद द ग्रेटर मास b। मान लो ये आपके पास सपोज कर लो कि आपके पास a है, ये आपके पास b है, देन ये यहाँ पे, अब ये जो a मास है, जब यहाँ पे मैं इसे i को लेके आया हूं तो आपके पास क्या करेगा, कैपिटल M से टकराएगा बड़े वाले मास से। जब इससे टकराएगा
तो आपके पास मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में इस कैपिटल एम की जो मेरे पास मास की वैल्यू वो तो यू तो क्या है 0। जब ये इससे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते ही अब ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास कुछ हाइट पे मान लो, स्क्रॉल कर लो, ये हाइट मान लेता हूं कि कुछ हाइट पे ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट था आपके पास यहाँ पे आ गया जो कि कैपिटल एम है, ये कुछ हाइट मान ली कि h2 हाइट मान ली, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये h2 हाइट मान ली। अब ये जब हाइट आपके पास यहाँ पे ट्रेवल करके गई है, इतनी h2 हाइट मान ली, जब ये हाइट वापस से अब इसके पास आएगा, जब वापस m से टकराएगा, स्मॉल m से, तो आपके पास क्या करेगा, इसको एक बैक फ्लिप देगा। अब बैक फ्लिप देगा तो आपके पास इसकी एक पोजीशन और क्रिएट होगी, दैट इज यहां तक सपोज कर लेता हूं कि ये आपके पास ये हाइट h1 मान ली, क्योंकि भाई आपके पास देखो ना, अगर दो बॉल लेता हूँ, दो बॉल आपने टांग दी, एक बड़ी है एक छोटी है। अगर छोटे वाले को आपने कुछ मतलब वेलोसिटी दे दी, अब इनिशियल जब दी तो आपने क्या किया, टकराया, टकराने के बाद बड़ी वाली थोड़ी सी जाएगी, कुछ हाइट पे अटेन करेगा, उसके बाद वापस आएगी, जब छोटे वाले से टकराएगी तो छोटे वाले भी तो अपनी हाइट अटेन करेगी वापस बैक फ्लिप में। तो अब उसके अकॉर्डिंग में मैं क्या बताता हूँ आपके पास, उसके अकॉर्डिंग में अगर स्टार्टिंग में मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग जो आपके पास वेलोसिटी है, जब मैंने इसको वेलोसिटी दी है, देन आपके पास u1 की बात करता हूँ, दैट u1 किसके लिए, स्मॉल m के लिए, जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी दैट इज द अंडर रूट ऑफ 2gh, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। क्यों भाई, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gh, s मतलब हाइट है जो कि मैं h प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां से इनिशियल मेरे पास मैं दूंगा उसको, क्योंकि मैं पहले मैं उस ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूं, क्योंकि मैं उस ऑब्जेक्ट को दे रहा हूं ना अपनी जो वेलोसिटी दे रही है। अब फाइनल तो क्या होगा, टकराएगा तो 0 हो जाएगा। मेरे को ये पता है कि किसी भी चीज से कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से टकराती है, टकराने के बाद क्या होगा, जैसे बुलेट की बात करता हूँ, अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराने के बाद उसकी फाइनल 0 हो जाती है, बट इनिशियल में गिवन कर रहा हूँ, तो सेम वही पोजीशन है, इनिशियल में दे रहा हूँ तो ये v1 का मान लिया, u1 मान लिया, देन इनिशियल फाइनल तो आपके पास 0 होगी, देन u1 का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 2gh और u आ गया आपके पास किसका, अंडर रूट 2gh। अब माइनस का टर्म की माइनस की स्टेटमेंट तो होती है, क्योंकि माइनस तो रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो, देन आपके पास u1 आ गया 2gh। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया कि b जो ऑब्जेक्ट था उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, दैट u2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्योंकि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो तो क्या है स्टार्टिंग में 0 है, तो वहां पे तो उसकी 0 होगी। अब आपके पास जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ने कुछ हाइट अटेन की है, क्योंकि अब कोलिजन हुआ है, कोलिजन होने के बाद जैसे ही कुछ हाइट अटेन करेगा, तो हाइट अटेन करने के दौरान अभी जब बैक फ्लिप करेगा, तो बैक फ्लिप करते ही आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस तक आएगा, तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं स्मॉल m की मानूं दैट इज v1 इज इक्वल टू, अगर मैं मान के चलूं तो वो भी आपके पास किस तरीके से, अब इनिशियल आपके पास 0 होगा तो अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ बच गया 2gh1, ठीक है। आपके पास v2 की बात करूं तो v2 अगर आपके पास v2 है कैपिटल m के लिए, कैपिटल m के लिए बात करता हूं तो उसकी हाइट क्या है h2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh2, क्लियर है। अब यहां से v1 आपके पास हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh1 एंड v2 हो गया अंडर रूट ऑफ gh2। अब यहां से अगर वैल्यू की बात करता हूं, क्या वैल्यू की बात करता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, दैट e इज इक्वल टू, ठीक है भाई। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या पढ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि जो फाइनल, जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ द फाइनल, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फाइनल क्या है कि v2 माइनस में v1 अपॉन में बिफोर कोलिजन की बात करूं दैट इज u1 माइनस में u2, देन आपके पास e इज इक्वल टू में v2 की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो v2 क्या है अंडर रूट ऑफ 2gh2, अंडर रूट ऑफ 2gh2 माइनस में अंडर रूट ऑफ 2gh1 डिवाइड बाय u1 की बात करता हूं तो अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस में इनिशियल आपके पास u2 क्या है 0, देन e की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन e इज इक्वल टू में अगर वैल्यू की बात करता हूं तो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से अंडर रूट 2g कॉमन ले लूं, देन अंडर रूट 2g कॉमन लिया, अंडर रूट 2g को कॉमन लिया, देन आपके पास अंदर क्या बच गया दैट इज अंडर रूट ऑफ h2 माइनस में अंडर रूट ऑफ h1 डिवाइडेड बाय किसके, अब यहां से अगर कोएफिशिएंट कॉमन लेता हूं तो सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है, वो भी अंडर रूट का, ठीक है। अंडर रूट 2g से अंडर रूट 2g को कैंसिल आउट कर सकता हूं, देन e इज इक्वल टू में, देन e इज इक्वल टू आपके पास बचा दैट इज अंडर रूट ऑफ h2 माइनस में अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ h। अगर आपके पास क्या कि उस ऑब्जेक्ट की अगर आपके पास हाइट दे रखी है कैपिटल M की, वो दे रखी होगी, आपके पास गिवन आपके पास कोएफिशिएंट की अगर h1 की जो m1 जो मेरे पास मास बैक फ्लिप हो क्या आया था उसकी h1 दे रखी हो, और आपके पास जो सेकंड जो आपके पास जो उसकी टोटल हाइट दे रखी होगी, जो जितना आपने उसको लेके फ्लिप किया था, तो अगर वो वैल्यूज गिवन हो तो आप इससे यहां से क्या निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेसाइलेंस। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कोएफिशिएंट ऑफ रेसाइलेंस को निकाल सकते हैं, क्लियर। अब
भाई हमने जो आज के अपने जो वीडियोस था उसमें जो हमने किया दैट इज द क्या बताया कि आपके पास एनर्जी मास इक्विवेलेंस का जो आइंस्टाइन रिलेशन इक्वेशन है, आइंस्टाइन रिलेशन ऑफ आपके पास इक्विवेलेंस के बताया गया। सेकंड आपके पास क्या बताया गया, सेकंड आपके पास बताया गया कि आपके पास जो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं किसका, तो जो वेलोसिटी के रिलेशन में जो आपके पास बताया, क्या बताया, वेलोसिटी का रिलेशन बताया, क्या बताया। देन आपके पास क्या बताया भाई, जो एक एनर्जी मास इक्विवेलेंस बताया था। सेकंड आपके पास बताया कि दोनों के बीच में मास और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन बताया, जो कि आइंस्टाइन ने बताया। सेकंड टर्म आपके पास बताया दैट इज द कोलिजन, कि किस टाइप के कोलिजन होते हैं। फर्स्ट इज द जो आपके पास इलास्टिक कोलिजन, सेकंड बताया इलास्टिक कोलिजन। दोनों का अपने उनके डिपेंडेंस पड़े किस चीज पे डिपेंड करते हैं। थर्ड आपके पास जो बताया दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रिट्रीब्यूशन की बात करूं या फिर कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस की बात करूं। उसी के साथ साथ मैंने इसका डेरिवेशन बताया कि आपके पास अगर इसका डेरिवेशन निकालना है तो किस तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आज की हैं। अगर if you have any problem then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us.